नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन की जिसको 1927 में लागू किया गया था। 1927 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाकर यह सूचना दी कि भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके लिए एक कमीशन बनाया गया है और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन होंगे। साइमन कमीशन की मुख्य विशेषता यह थी कि उसके सदस्यों में केवल अंग्रेज ही अंग्रेज है, यानी कि किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों, मेरा नाम है संगीता झा और आप देख रहे हैं स्टडी होम। गांधी जी को जब बुलाया गया तो गांधी जी ने इसे भारतीय नेताओं का अपमान माना। उनका यह अनुभव था कि इस तरह के कमीशन स्वतंत्रता की मांग को टालने के लिए बनाए जाते रहे हैं। सभी नेताओं का इस विषय में यह मत था कि साइमन कमीशन आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका है और यह जले पे नमक छिड़कने का प्रयास है। चारों तरफ से साइमन कमीशन का विरोध होते देखकर भी सरकार अड़ी रही और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई के बंदरगाह पर उतर गया। उस दिन देश भर में हड़ताल मनाई गई और साइमन गो बैक के नारे जगह जगह लगाए गए। यह कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो वहां की जनता ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में काले झंडे दिखाए और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से आकाश गूंज उठा। यह देखकर पुलिस आपे से बाहर हो गई और वहां पे खूब सारी लाठियां बरसाई गई। लाठियों का शिकार लाला लाजपत राय भी हुए और अंततः इसी से उनका देहांत हो गया। इसी तरह की घटनाएं लखनऊ, पटना और अन्य स्थानों पर भी घटित हुई। तब सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए घोषणा की कि कमीशन में केंद्रीय और प्रांतीय विधायकों के कुछ चुने हुए प्रतिनिधि को भी बुलाए जाएंगे, परंतु वह उन प्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध भी हुआ। विधायिकाओं ने अपना प्रतिनिधि देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने 1927 में मद्रास अधिवेशन में साइमन आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। भारतीयों के पूर्ण बहिष्कार की उपेक्षा करते हुए साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई थी जो इस प्रकार हैं। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम यानी कि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था सिस्टम को समाप्त कर दिया जाए। अब यहाँ पे द्वैध शासन व्यवस्था क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे हम द्वैध शासन या फिर डायरकी बोलते हैं। प्रायः देखा गया है कि शासक अपने पद का आजीवन ग्रहण किया रहता है अपने पद को, और तथा वे इसे अपने पुत्र या सगे संबंधियों को सुपुर्द कर देता है। यानी कि दो लोग शासन करने लगते हैं, एक तो खुद राजा खुद शासन करता है और अगला शासक वो किसको बनाता है, अपने पुत्र या सगे संबंधियों को। तो इसी को हम बोलते हैं डायरकी सिस्टम। द्विशासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कार्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया था, जो बहुत दिनों तक राउंड टेबल यानी कि गोल में जो हुआ था बाद में सम्मेलन, उसी का संपादक रहा। बाद में यह सिद्धांत 1919 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम 1919 में लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ। अब उदाहरण देख लीजिए इसका। 1865 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जबकि वहां पे प्रशासक जो थे वो थे बंगाल के नवाब के नाम से ही चलता था। वहां पे जो सिस्टम चल रहा था वो चलता था बंगाल के नवाब के नाम से, लेकिन जब वहां पे जो राजस्व वसूलते थे वो वसूलता था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे राजस्व जाता था ईस्ट इंडिया के खाते में, लेकिन वहां पे जो सिस्टम चल रहा है, जो रूलर पार्टी थी वो थी वहां के बंगाल के नवाब के नाम से। तो इसी को बोलते हैं डायरकी सिस्टम। तो दोस्तों, आखिर साइमन कमीशन में क्या हुआ, ये आपका पहला पॉइंट था कि वहां पर डायरकी सिस्टम को समाप्त कर दिया जाए। और दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश के लिए संघीय रूप से संविधान बनाया जाए, यानी कि एक सेंट्रल संविधान होना चाहिए हमारा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है हमारे संघीय रूप में। उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में रखा जाए, ये इसका तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट था बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग किया जाए तथा उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए।
5वां मेन पॉइंट था इसका, प्रांतीय विधान मंडलों यानी कि प्रोविंशियल असेंबलीज में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। और छठा पॉइंट था इसका, यह व्यवस्था की जाए कि गवर्नर व गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान रखें। 7वां पॉइंट था इसका, हर 10 वर्ष पर एक संविधान आयोग यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। तो ये 7 बेसिक पॉइंट थे साइमन कमीशन के। जनसाधारण के विरोध को देखते हुए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में घोषणा की कि भारत को डोमेनियन स्टेटस दिया जाएगा तथा भविष्य के संविधानों के लिए एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यानी साइमन कमीशन के बाद 1930 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था। तो यद्यपि जैसा कि इतिहास साक्षी है कि इन गोलमेज सम्मेलनों में भी कोई बात नहीं बनी, फिर भी हम कह सकते हैं कि साइमन रिपोर्ट आगे चलकर 1935 के भारतीय संविधान अधिनियम का आधार बना। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में साइमन कमीशन के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब 1927 में साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया, इसका विरोध करना भी एक अलग ही चीज़ को दर्शाता है। 1927 ईस्वी में ही इस आयोग की नियुक्ति कर दी गई थी, जबकि इसकी नियुक्ति होनी थी 1931 में सरकार के अनुसार, ठीक है। लेकिन 3 साल पहले ही इसकी नियुक्ति कर दी गई थी। और इसकी नियुक्ति क्यों की गई थी? इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उनकी अध्यक्षता में भारतीय संविधान आयोग या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बहाल किया गया। अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसमें ब्रिटेन के तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों कंजर्वेटिव, लिबरल और लिबरल के प्रतिनिधि रखे गए थे, परंतु किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। यह प्रजातीय विभेद का एक जीता जागता उदाहरण था। साइमन कमीशन को इसलिए गठित किया गया, पहले इसलिए लागू कर दिया गया 1927 में ही, क्योंकि इंग्लैंड में होने वाले थे वहाँ पे चुनाव, और इसीलिए वहाँ की पार्टी जो थी कभी भी गिर सकती थी, उनका सत्ता कभी भी गिर सकता था। इसीलिए कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर इसको पहले ही बहाल कर दिया। साइमन कमीशन को पहले ही भारत में ला दिया गया। कमीशन में भारतीयों को सम्मिलित ना करने का कारण यह बतलाया गया कि चूंकि कमीशन को अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सांसद को देनी होगी, इसलिए इसमें सिर्फ ब्रिटिश संसद के सदस्यों को ही सम्मिलित किया जाना उचित था। किंतु सरकार का यह स्पष्टीकरण एक भुलावा था, क्योंकि इस समय 2 भारतीय, लॉर्ड सिन्हा और मिस्टर सकलातवाला भी ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। तो यानी कि साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के सारे सदस्य सम्मिलित हो रहे थे, तो 2 भारतीय भी सम्मिलित थे, उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, जबकि उनको सम्मिलित नहीं किया और इसी के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किए गए। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी वजह से विरोध हुआ और भारतीयों को बहुत बड़ा ये अपमान था। और इसी की वजह से चौरी चौरा की घटना हुई, और चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद आज़ादी की लड़ाई में जो ठहराव आ गया था, वह अब साइमन कमीशन की गठन की घोषणा से टूट गया था। 1927 में मद्रास की कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया, जिसमें नेहरू, गांधी सभी ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया और मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला किया। 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कमीशन कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित जहां जहां भी पहुंचा उसका जबरदस्त विरोध करना पड़ा और लोगों ने उसे काले झंडे दिखाए। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंज लगे। लखनऊ में हुए लाठीचार्ज में पंडित जवाहरलाल नेहरू घायल हो गए और गोविंद भाई पल्लव पंत जो थे वो भी अपंग हो गए। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन का विरोध कर रही युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर निर्ममता से लाठियां बरसाई और वो बुरी तरह से घायल हो गए और तभी उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने बोला था कि आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी, और अंततः इस कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। और यहीं से जन्म होता है भगत सिंह का। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी मित्रों ने